हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपका एलपी सरकारी जॉब चैनल पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया है। देखिए, उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? आप बताने का प्रयास करें। किसने ऐसा वाक्य कहा? आदमी के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरतों के लिए मातृत्व। तो एक कार्ल मार्क्स ने कहा है, या हीगल महोदय ने कहा, या मुसोलिनी ने कहा, या लेनिन ने कहा? आप उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ये विचार व्यक्त करने वाले मुसोलिनी महोदय थे। आपका ऑप्शन सी सही होगा। फांसीवाद युद्ध एवं हिंसा का समर्थन करता है। इसके समर्थक मुसोलिनी थे। मुसोलिनी ने कहा आदमी के लिए युद्ध का वही है महत्व है जो औरतों के लिए मातृत्व। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 2, मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं। ये कथन किसका है? ऐसा कथन व्यक्त करने वाले कौन है भाई? मार्क्स हैं, या स्टालिन हैं, या मुसोलिनी हैं, या गांधी हैं? मेरा प्रोग्राम कार्य है, बात नहीं। उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, हम आपको बताते हैं। फांसीवाद कार्य प्रधान आंदोलन है, व्यवहारिकता तथा वास्तविकता पर बल देता है। इसके समर्थक मुसोलिनी द्वारा उपरोक्त कथन दिया जा रहा है। ये उपरोक्त कथन क्या कहा गया, क्या पूछा गया? मेरा कार्यक्रम बात नहीं। ये अब तो आप समझ गए होंगे। ये कथन मुसोलिनी ने, उपरोक्त कथन मुसोलिनी ने कहा। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? उत्तर देने का प्रयास करते रहें भाई। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया? दास कैपिटल को, या वार एंड पीस को, या मेन कैंप को, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? तो नाजियों की स्थापना किसने किया था? नाजीवादी कौन था? हिटलर। हिटलर की पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? मीन कैंप। अब तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही होगा। नाजियों द्वारा हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप को अपना बाइबिल माना जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। और भाई, ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। और कहीं भी किसी प्रश्न का अगर कोई जवाब आपको चाहिए, या कोई आपको दिक्कत है, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है भाई, अगले प्रश्न पे ध्यान देना। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? प्रश्न नंबर 4 देखिए। इसमें ऑप्शन नहीं दे पाया हूं, इसका हम आपको उत्तर डायरेक्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने फांसीवादी के सिद्धांत
का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। तो हम आपको बताते हैं, इसका ऑप्शन नहीं दे पाया। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ऐसा विद्वान कौन है जिसने ये विचार व्यक्त किए? तो ये विद्वान अल्फ्रेडो रुक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का दर्शन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। रुक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। तो आपका ऑप्शन, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सही होगा। विद्वान का नाम लिख दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे पाया हूं। अल्फ्रेडो अल्फ्रेडो रोक्को रोक्को चले, ये वाक्य कहने वाले अल्फ्रेडो रोक्को जी हैं। अल्फ्रेडो रोक्को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फांसीवाद के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो ये अभिजात वर्ग द्वारा, या जंगखोर द्वारा, या जनतंत्रवादी द्वारा, या अराजकतावादियों द्वारा। आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, अभिजात वर्ग द्वारा, अभिजाति वर्ग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फांसीवाद ने राज को माना है। प्रश्न नंबर 6 की प्रकृति देखना, इससे आपको कई तरह की फांसीवाद से संबंधित कई संशय दूर होंगे। आप ऑप्शन पे ध्यान देना कि फांसीवाद क्या मानता है। तो फांसीवाद ने राज को माना है एक आवश्यक बुराई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग विरोध का परिणाम और अभिव्यक्ति, ये भी नहीं भाई। एक आवश्यक बुराई व्यक्तिवादी मानते हैं, व्यक्तिवादी मानते हैं। एक आवश्यक बुराई व्यक्तिवादी मानते हैं। व्यक्तिवादी वर्ग विरोध का परिणाम और अभिव्यक्ति, ये भी भाई गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्सवादी मानते हैं। मार्क्सवादी ये ऑप्शन से देखिए, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। हाँ भाई, फांसीवादियों के अनुसार राज व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। परिवार और गांव का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है, ये भी नहीं भाई। ऐसा विचार फांसीवादियों ने कुछ नहीं दिया है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राज को व्यक्ति पर निरंकुश शक्ति कौन मानता है? राज को व्यक्ति पर निरंकुश शक्ति कौन मानता है? देखिए भाई, उसी प्रकृति का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आप बस बराबर वीडियो को देखते रहें, सेशन को देखते रहें। आपको हम फांसीवाद से 5-6 सेशन डालेंगे। कहीं से भी कोई प्रश्न पूछेगा तो आपकी नज़रों से बच के नहीं जा पाएगा। और साथ में हम आपको बता देते हैं कि जो आयोग में टीजीटी या पीजीटी में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आप प्रतियोगी भाई इन्हीं जो
विद्वान हैं, जो सैद्धांतिक हैं, जो थ्योरी वाले हैं, प्रश्न इसी में फंस जाते हैं, क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो हमने सबसे पहले थ्योरी से प्रश्न उठाना चालू किया हूँ और एक एक सिद्धांत से, एक एक थ्योरी से मैं कम से कम 5-5, 6-6 सेशन डालूंगा। आपका कहीं से भी कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। मार्क्सवाद में 3 सेशन डाल चुका हूँ, कम से कम अभी 3-4 सेशन और डालूंगा। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दें, ताकि सब्सक्राइब लोग कर लें, लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। हम एक एक पाठ पर, एक एक सिद्धांत पर, एक एक विचारक के ऊपर कम से कम इतना वीडियो डाल देंगे कि आपके परीक्षा हाल में उससे बाहर कहीं से प्रश्न आने वाला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे। राज को व्यक्ति पर निरंकुश शक्ति कौन मानता है? तो ऊपर के प्रश्न में अभी आपने देखा, ये मानने वाले थे फांसीवाद। फांसीवाद राज को व्यक्ति पर निरंकुश शक्ति मानता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। अधिनायक तंत्र की विरोधी विचारधारा कौन है? आप देखिए भाई, अधिनायक तंत्र की विरोधी विचारधारा कौन है? ऐसे प्रश्न दे देते हैं, घुमा देते हैं और प्रतियोगी भाई हमारे घूम जाते हैं। अधिनायक तंत्र की विरोधी विचारधारा कौन है? तो आपको हम पहले तो आपको ये बता देते हैं कि अधिनायक तंत्र ही फांसीवादी तंत्र है। मार्क्सवाद की विरोधी विचारधारा नहीं, नव मार्क्सवाद की विरोधी विचारधारा नहीं, तो अधिनायक तंत्र विरोधी विचारधारा किसकी है? लोकतंत्र की। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अधिनायक तंत्र की विरोधी विचारधारा कौन है? लोकतंत्र। आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9। कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? अब आपको इसका उत्तर देना है। देखिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। और चलिए, ऑप्शन ए फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है क्या? हाँ भाई, ये तो अभी ऊपर के प्रश्न में हमने बताया, फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। फांसीवाद राज को साधन मानता है। नहीं, राज को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है। समाजवाद का पोषक है, ये भी गलत। अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है, नहीं भाई, ये हिंसा में विश्वास करता है। तो फांसीवाद, प्रश्न देखें, फांसीवाद की कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? ये प्रजातंत्र का विरोधी है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सी विचारधारा लोकतंत्र को अप्राकृतिक तथा भ्रामक मानता है? कौन सी विचारधारा लोकतंत्र को अप्राकृतिक तथा भ्रामक मानता है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये मानने वाले, ये विचारधारा मार्क्सवाद है, या उदारवाद है, या फांसीवाद है, या समाजवाद है? कौन सी विचारधारा लोकतंत्र को अप्राकृतिक तथा भ्रामक मानता है? तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाला विचारधारा है फांसीवाद। फांसीवाद लोकतंत्र को अप्राकृतिक तथा भ्रामक मानता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है।
फांसीवाद विश्वास करता है कि राज दल से श्रेष्ठ है क्या, या दल राज से श्रेष्ठ है, या राज और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या राज और दल एक ही है। तो फांसीवाद किसमें विश्वास करता है, आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर देने का प्रयास करें। फांसीवाद विश्वास करता है राज दल से श्रेष्ठ है। यही वाक्य आपका सही ऑप्शन होगा, आपका सही उत्तर होगा। फांसीवाद राज दल से श्रेष्ठ है, इसमें विश्वास करता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ आते हैं। फांसीवाद से उदय होता है। फांसीवाद से उदय होता है। आप उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें, उसके बाद में हम अगले प्रश्न पे आएंगे। और साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी करते रहें। आप लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो फांसीवाद से उदय होता है उदारवाद, या लोकतंत्रवाद, या उग्र राष्ट्रवाद, अथवा व्यक्तिवाद। तो फांसीवाद राज को महिमा मंडित करता है। फांसीवाद राज को महिमा मंडित करता है, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही होगा, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद। चलिए प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही होगा, उग्र राष्ट्रवाद। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फांसीवाद किस भाषा के शब्द से बना है। फांसीवाद किस भाषा के शब्द से बना है, इसका उत्तर आपको देना है। फांसीवाद किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये अंग्रेजी के फैसियो से बना है क्या, या ये चीनी भाषा से बना है, या फ्रेंच भाषा से बना है, या ये इटली के फैसियो शब्द से बना है। तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही होगा। ये इटली के फैसियो शब्द से बना है, ना कि अंग्रेजी के फैसियो शब्द से, ना कि फ्रेंच भाषा में, ना चीनी भाषा में। ये इटली के फैसियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना कब और कहाँ की है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना कब और कहाँ की। ये 1922 इटली में किया, या 1933 में जर्मनी में किया, या 1915 में वियना में किया, या 1915 में वाटरलू में किया था। आपको इसका उत्तर देना है। मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना कब और कहां पर किया। तो हम आपको चलो ये उसका उत्तर बताते हैं। मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना 1922 इटली में किया था। आपका ऑप्शन ए सही होगा। 1933 ऑप्शन आप में प्रश्न में दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। इस प्रश्न में 1933 लिखा है। हम आपको बताते हैं, हिटलर ने जर्मनी में नाजीवादी पार्टी की स्थापना किया था 1933 में। नाजीवादी पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन सी पे आए। 1915 में वियना की संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी को अपमानजनक संधि करना पड़ा था। और ऑप्शन डी पे आइए। 1915 में वाटरलू नामक स्थान पर लड़ाई हुई थी, जिसमें नेपोलियन का पतन हुआ था। अब तो आप समझ गए होंगे। 1922 में मुसोलिनी ने इटली में फांसीवादी की स्थापना की।
1933 में जर्मनी में हिटलर ने नाजीवादी पार्टी की स्थापना की। 1915 में वियना की संधि हुई, जिसमें जर्मनी को शर्मनाक समझौता करना पड़ा। 1915 में वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन का पतन हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन प्रश्न पे आते हैं। फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये लकड़ी, ऑप्शन देखिए, ए लकड़ियों का बना गट्ठर, बी रस्सी की गांठ, लोहे की मजबूत जंजीर, या शत्रुओं से शत्रुता। फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर आपको देना है। चलिए भाई, हम आपको बताते हैं। फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ है लकड़ियों का बना गट्ठर। लकड़ियों का बना गट्ठर फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 16 पे, फांसीवाद मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है। आपसे पूछा जा रहा, फांसीवाद मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है। चलिए उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और उत्तर देते रहें, साथ में आप कमेंट भी करते रहें। आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है या नहीं। और पसंद आ रहा तो आप लाइक करते रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सक्राइब करें। हम राजनीति से संबंधित मार्क्सवाद से 3 सेशन डाला हूं, अभी कम से कम 4-5 सेशन और उससे पड़ेगा। हम एक एक विचारवाद से, विचारक से, एक एक थ्योरी से हम आपको 4-4, 5-5 सेशन डालेंगे कि आपका कहीं से भी, जहां से आपको प्रश्न टफ लगते हैं, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। साथ में हम आपको संविधान भी पढ़ाएंगे। चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 16, फांसीवादी मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है। सर्वाधिकारवादी सरकार के विषय में, या लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के विषय में, या सार्वजनिक जीवन में हिंसा के विषय में, या वर्ग युद्ध के विषय में। तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। फांसीवाद मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है। फांसीवादी मार्क्सवाद से भिन्न मत रखते हैं वर्ग युद्ध के विषय में। वर्ग युद्ध के विषय में अलग अपना विचार रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। विश्व शांत कायरों का स्वप्न मात्र है, किसने कहा? विश्व शांत कायरों का स्वप्न मात्र है, ये किसने कहा? आपको इसका उत्तर देना है। विश्व शांत कायरों का स्वप्न मात्र है, ये बिस्मार्क ने कहा था, या हिटलर ने, या मुसोलिनी ने, या स्टालिन ने? तो विश्व शांत में विश्वास नहीं करने वाला कौन विचारक है, कौन वाद है? ये फांसीवाद मुसोलिनी जी हैं। मुसोलिनी कहा करते थे विश्व शांत कायरों का स्वप्न मात्र है। चलिए अगले प्रश्न पे, विश्व शांत उस तालाब के समान है जहां पानी ठहर कर गंदा हो जाता है, किसका विचार है? देखिए भाई, हम आपके लिए इस सेशन से, इस अध्याय से इतने प्रश्न आपके सेशन में डाल देंगे, इतने प्रश्न रख देंगे कि आपको आयोग से कहीं से भी पाठ से प्रश्न पूछेगा तो आपके नजरों से बचकर जा नहीं पाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, विश्व शांत उस तालाब के समान है
जहां पानी ठहर कर गंदा हो जाता है, किसका विचार है? तो लुई 16वें का विचार है, या लुई 14वें का विचार है, या मुसोलिनी का विचार है? मुसोलिनी या लेनिन का? आपको इसका उत्तर देना है। विश्व शांत उस तालाब के समान है जहां पानी ठहर कर गंदा हो जाता है। ऐसा विचार देने वाले विचारक मुसोलिनी जी हैं। ये युद्ध एवं हिंसा का समर्थन करता है, विश्व शांत का समर्थन नहीं करता है। आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 18 का सी सही होगा, मुसोलिनी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यह विचार किसने व्यक्त किया? युद्ध नितांत स्वाभाविक है। यह विचार किसने व्यक्त किया? युद्ध नितांत स्वाभाविक है और मानव जीवन की पूर्णता युद्ध में ही है। आपको किसी भी तरह कहीं भी घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछेगा, पर आपकी नजरों से बचेगा नहीं। ये विचार किसने व्यक्त किया? युद्ध नितांत स्वाभाविक है और मानव जीवन की पूर्णता युद्ध में ही है। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले हम सीधा ऑप्शन पे आते हैं, मुसोलिनी जी हैं। मुसोलिनी ने ऐसा विचार व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन फांसीवादी तत्व नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, 4 विकल्प दिया गया है, उससे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन फांसीवादी का तत्व नहीं है। ये राज को दिव्यता प्रदान करता है, क्या यह सही है? तो हाँ भाई, ये राज को दिव्यता प्रदान करता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करता है, हाँ भाई, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करता है। अत्यधिक नस्लवाद पे जोर देता है, हाँ भाई, अत्यधिक नस्लवाद पे जोर देता है। पूंजीवाद का विरोध करता है, नहीं भाई, पूंजीवाद का समर्थन करता है। पूंजीवाद का समर्थक है, पूंजीवाद का समर्थक है, समर्थक हैं। यही डी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ये फांसीवादी पूंजीवाद का विरोध नहीं करते, समर्थन करते हैं, राज्य को दिव्यता प्रदान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास नहीं करते, अत्यधिक नस्लवाद पे जोर देते हैं और पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। पूंजीवाद का मित्र किसे कहा जाता है? पूंजीवाद का मित्र किसे कहा जाता है? ये हाब्स को कहा जाता है, या रूसो को कहा जाता है, या मुसोलिनी को कहा जाता है, या जेम्स प्रथम को कहा जाता है? पूंजीवाद का मित्र किसे कहा जाता है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। हम आपको बताते हैं, पूंजीवाद का मित्र मुसोलिनी को कहा जाता है। अभी इसके पहले प्रश्न में हमने आपको बताया, फांसीवाद पूंजीवाद का विरोध नहीं करता, पूंजीवाद का ये समर्थन करता है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 22, कौन कहता है कि विश्व की कोई भी मानवीय अथवा आध्यात्मिक वस्तु राज के बाहर नहीं हो सकती? कौन कहता है विश्व की कोई भी मानवीय अथवा आध्यात्मिक वस्तु राज के बाहर नहीं हो सकती? तो ऐसे विचार देने वाले हम आपको बताते हैं फांसीवादी हैं, और फांसीवादी के नेता कौन थे? मुसोलिनी जी। आपका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, राज के बाहर किसी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता, किसने कहा? राज के बाहर किसी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता, रूसो ने कहा,
या लॉक ने कहा, या हर्ष ने कहा, या मुसोलिनी ने कहा। तो राज के बाहर किसी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता, ये विचार व्यक्त किया मुसोलिनी ने। मुसोलिनी ने कहा सब कुछ राज के अंतर्गत है, राज के बाहर कुछ नहीं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या जिस निबंध में की, मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या जिस निबंध में की, वो आपको बताना है कि मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या किस पुस्तक में की है, किस निबंध में किया है। तो आपको इसका उत्तर देना है मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या जिस पुस्तक में की है, उस पुस्तक का आपको नाम बताना है भाई। चलिए कोशिश कीजिए, प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये पुस्तक का नाम द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन है, या द न्यू आइडियोलॉजी है, या दी प्राग्मेटिक रिवोल्ट इन पॉलिटिक्स है, या द मॉडर्न स्टेट है। तो आप बताने का प्रयास करें मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या किस पुस्तक में की है। चलिए भाई बताते रहे ऑप्शन। तो हम आपको बताते हैं मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या दी पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन में की है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या दी पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन में की थी, उसका यही शीर्षक था। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 25, फांसीवाद पृष्ठपोषक है। फांसीवाद पृष्ठपोषक है किसका भाई? राज की प्रशस्त का, या व्यक्ति की गरिमा का, या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का, या संसदीय शासन का। फांसीवाद पृष्ठपोषक है राज की प्रशस्त का। ये गलत गलत गलत। फांसीवाद पृष्ठपोषक है राज की प्रशस्त का। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, राज्य को सर्वशक्तिशाली संस्था कौन मानता है? राज्य को सर्वशक्तिशाली संस्था कौन मानता है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। राज्य को सर्वशक्तिशाली संस्था कौन मानता है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए बताइए भाई, क्या हो सकता है? फांसीवाद, या मार्क्सवाद, या अराजकतावाद, या नव मार्क्सवाद। तो राज्य को सर्वशक्तिशाली संस्था कौन मानता है? फांसीवाद। आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। आपसे पूछा जा रहा, फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। इसका उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए भाई, फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। ये क्या है? ऑप्शन ए में आक्रमण और अधिग्रहण, या समाजवाद और साम्यवाद, या स्वेच्छाचारता और राजवाद, या उपयोगितावाद और प्रत्ययवाद। तो फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। वो दो विरोधी सिद्धांत कौन हैं? इसका आपको उत्तर देना है। तो हम आपको बताते हैं फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है, स्वेच्छाचारता और राजवाद। आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही होगा। स्वेच्छाचारतावाद और राजवाद, यही आपका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 28 पे आ जाइए। ये किसकी टिप्पणी है? यदि ये किसकी टिप्पणी है? यदि उदारवाद, प्रजातंत्रवाद तथा व्यक्तिवाद के दो सिद्धांतों का मिश्रण है तो फांसीवाद परंपरा, स्वेच्छाचारी या निरंकुशवाद तथा राज की पूंजी के दो विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसकी टिप्पणी है? यदि उदारवाद, प्रजातंत्रवाद तथा व्यक्तिवाद के दो सिद्धांतों का मिश्रण है, फांसीवाद, तो पूछा जा रहा है दो सिद्धांतों का मिश्रण है, तो फांसीवाद परंपरा, स्वेच्छाचारिता या निरंकुशवाद तथा राजवाद की पूंजी के दो विरोधी सिद्धांतों की मिश्रण है। ये विचार, ये टिप्पणी किसकी थी? तो ये फांसीवाद के ऊपर ये टिप्पणी दिया था मैकनबर्न ने। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऐसी टिप्पणी फांसीवाद पे देने वाले मैकनबर्न हैं भाई। आपका ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करते हैं। आप कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे तो आप कमेंट करेंगे, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, उनसे कहें सब्सक्राइब करें, और सेशन पसंद आता रहे तो लाइक करते रहें। चलिए हम इस प्रश्न के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।